Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, ये है एसएससी CHSL सीरीज़ 2020 और उसी सीरीज़ का आज ये 8वां पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था 12 से 1 के बीच में। आप सभी देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये है एसएससी CHSL 2020 सीरीज़ और जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो 2021 का 2022 में देने जा रहे हैं। पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन्स हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मेरे स्टूडेंट्स कुछ और मेरे कुछ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि सर गलतियाँ रिपीट हो रही हैं, यानी एक ही गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, तो ये क्या मेरे लिए ब्लेसिंग हो जाएगी? कभी ब्लेसिंग हो भी सकती है या फिर हमेशा डेंजरस ही रहेंगी? तो ये बड़ा ही असाधारण सा पॉइंट है कि अगर आप वही मिस्टेक सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिस्टेक आपके लिए डेंजरस साबित हो जाएगी। कहीं से भी वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं होगी, कहीं से भी आपके लिए वो बून नहीं होगी। तो अगर वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर उसी मिस्टेक जो आपने मिस्टेक की है, क्योंकि मिस्टेक करेंगे आप, मिस्टेक होगी, जब हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो गलती तो होती है। बोलते नहीं है टू एर्र इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। गलती करेंगे आप, डेफिनेटली गलती करेंगे, लेकिन उसी गलती से अगर आपको सीख रहे हैं तो फिर वो आपके लिए ना आपको इंसान बना देगी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान बनता है। इस टाइप से वो एक लाइन है, आप समझ रहे होंगे या सुने होंगे, कभी आपने पढ़ा होगा, गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। अगर आप गलती पे गलती कर रहे हैं तो फिर आप इंसान नहीं, आप शैतान हैं, यानी आप फिर मूर्ख हैं। गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती ना कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, गलती पे करे जो गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती न करे और जो गलती न कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, इसलिए तो भगवान है। हम इंसान हैं, तो इंसान अगर कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, तो गलती होगी, बट उसी गलती से अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। और अगर उसी गलती को आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए डेंजरस हो जाएगी। वो एक और लाइन होती है, गलतियों से हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। प्रॉब्लम और गलती से कभी नहीं डरना चाहिए, हमेशा आप फेस करने के लिए ही हैं और उनको फेस करिए। एक लाइन और भी मैं कहना चाहूँगा, बड़ी ही पॉजिटिव है, इसे सोचिएगा, समझिएगा। गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भाई गिरता कौन है? जो घोड़ों की सवारी करता है, वो कहाँ गिरेगा जो घुटनों के बल रेंग रहा है। तो आप अगर आपका एम बड़ा है, आपकी तैयारी तगड़ी है, तो फिर मिस्टेक्स होंगी, आप कई बार डिमोरलाइज होगे, बट आपका जो गोल है अगर आप उसकी निगाहें उस पर रखें तो फिर आप डेफिनेटली जितना गिरोगे उससे कई गुना तगड़े होकर, स्ट्रांग होकर आप उस गोल को अचीव करने के लिए खड़े हो जाओगे। तो ये बड़ी ही पॉइंट है, बड़ी ही पॉजिटिव पॉइंट है, बड़ी पॉजिटिव लाइन्स हैं जो मैंने बोला है। गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे। तिफल मीन्स जो लंगड़े होते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इन्हीं के साथ हम आज पेपर डिस्कस करना चाहेंगे। बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश बड़ी टफ़ है, इंग्लिश टफ़ नहीं है, उसका नज़रिया आपने टफ़ बना रखा है। आपका वो जो नज़रिया है देखने का, उसको समझने का, क्योंकि समझने की कोशिश आप नहीं करते हैं, रूल बेस पे पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपने इंग्लिश टफ़ बना देते हैं और टफ़ हो जाती है। जो चीज़ आप टफ़ कहेंगे तो टफ़ हो जाएगी। जीएस कितना भी टफ़ होता है लेकिन आप उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं। मैथ्स कितनी भी टफ होती है आप उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आप करते रहते हैं। तो सेम वे आप इंग्लिश पर भी फोकस करिए। आप 3-4 महीने 5 महीने ढंग से फोकस करके देखिए, फिर देखिए इंग्लिश आपके पकड़ में आती है या नहीं आती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश, मुझे लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड करना है कि, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें बताना है यहाँ पर। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसा जिसे आप जबरन नहीं ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो आप बताइए, इम्परेटिव बोलेंगे, इम्प्रॉम्प्चू बोलेंगे, या फिर इरिजिस्टिबल बोलेंगे, या फिर इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे। हालांकि यहाँ पर आंसर दे रखा है, बट बाकी सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए, बाकी मीनिंग क्या है। तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं इम्परेटिव, है ना, जो अति आवश्यक हो। समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं इम्परेटिव। ध्यान दीजिएगा।
और दूसरा लिखा है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो आप बिना तैयारी के कुछ भी बोलो, जैसे कुछ आपको स्पीच डिलीवर करनी है और आपने कोई तैयारी नहीं की है, फिर सोचते हो चलो ठीक है कुछ पॉइंट जो आएंगे वो बोल देंगे, तो बिना तैयारी के किया हुआ कार्य उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ध्यान दीजिएगा, है ना। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड, है ना। अनप्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार और अनप्रिपेयर्ड मीन्स जो तैयार ना हो, है ना। अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड हो गया इस टाइप से। एक्सटेम्पोर आपने वर्ड एक सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम बड़ा अच्छा है, कई बार पूछा गया। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। मैंने कई बार बताया है कि मैं एक पेपर जो सॉल्व कराता हूँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताता हूँ, उससे रिलेवेंट जितने भी पॉइंट हैं, पॉसिबल पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उनको ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और यही एक रिवीजन सही करने का, एक सही तरीके से रिवीजन करने का माध्यम है। जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे उसके आसपास के पॉइंट्स, तो उतना ही ज़्यादा आप टॉपिक या उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो इम्प्रॉम्प्टू की मैंने सिनोनिम बता दिए। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके। इररेजिस्टिबल, ध्यान दीजिएगा, जिसे रोका ना जा सके। तो क्या बोलेंगे, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, है ना। समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, उसे बोलते हैं इररेजिस्टिबल। तो इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे जबरन निकाला ना जा सके, भेदा ना जा सके, तो इम्प्रेग्नेबल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। अभेद जिसे बोलते हैं, आपने अभेद, आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, अभेद, इस टाइप से, इस टाइप से अभेद बोलते हैं ना, इम्प्रेग्नेबल। अनेबल टू बी कैप्चर्ड, इस टाइप से बोल सकते हो इसे, अनेबल टू बी कैप्चर्ड या डिफीटेड, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो इम्प्रेग्नेबल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पैराजम्बल क्वेश्चन है। कई बार हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बता दिए हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ता है, एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना पड़ता है जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, पूरे पैसेज को स्टेट कर रहा हो। तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे 1 बाय 1, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा है। लिखा है हाउ विल वी एवर रीच आवर गोल इफ़ वी डोंट फॉलो आवर आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द पाथ वी से वी विल लिव इन। तो हम कैसे पहुँचेंगे जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, फॉलो द पाथ वी से वी विल लिव इन। फिर लिखा है वी में मेनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, हम में से बहुत से लोग भगवान में विश्वास करते हैं। डू और डेली प्रेयर्स करते हैं। वो टू बी गुड, और अच्छा बनने की शपथ लेते हैं, है ना। वो मीन्स होता है शपथ लेना, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वो मीन्स होता है शपथ लेना। तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग आवर आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस, जब हम अपने जो आइडियाज़ हैं अगर प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन में लाते हैं, वी प्रोक्रेस्टिनेट, हम उन्हें क्या कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, आज का कल कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल देना, आज का कल कर देना, हाँ, कहते नहीं आज नहीं कल कर देंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। देयर मे बी वेरिएशंस इन आवर चूजन आइडियल्स, हो सकता है हमारे जो ना वेरिएशन हो, जो हमारे आइडियल्स हैं जो हमने चूज़ किया है, कहाँ के लिए, ऑफ हिम यहाँ पर देखिए लिखेगा, अच्छे से लिखिएगा। हिम यहाँ पर कैपिटल में दे रखा है, इसका मतलब ये गॉड के लिए आया है। अगर ये गॉड के लिए आया है तो ये हिम इसके बाद आएगा, है ना। तो यानी कि स्टार्ट किससे होगा, बी से होगा। मेनी ऑफ अस विल लिव इन गॉड, हमें से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं। डू और डेली प्रेयर्स एंड वो टू बी गुड, और अच्छा होने की, अच्छा बनने की शपथ लेते हैं। सो बी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज। ए से नहीं होगा, बी से होगा। अब देखिए बी के बाद यहाँ पर हमारे पास उसका प्रोनाउन आया है, तो बी के बाद ही डी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बी के बाद डी देख लीजिए। अच्छा, बी के बाद ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी में सिंपली गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया है, गॉड के बारे में बताया गया है कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। उसके बाद उसको और एक्सप्लेन किया गया है किसमें, डी में। तो बी के बाद डी इज़ गोइंग टू बी पेयर, बी डी। अब बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में ही है। बड़ा अच्छा पैसेज है, ध्यान दीजिएगा। तो बी डी सी ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आप पेयरिंग करिए और आगे बढ़िए बहुत ही जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही एक्यूरेट वे में आप ऐसे पैसेज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है पैसिव वॉइस। लिखा है राधा प्लेज द सितार वेरी वेल। अब हमारे पास पता है कि प्लेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस के लिए, वो इज़, एम, आर, और इसके साथ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर
ये पैसिव वॉइस की है। तो राधा प्लेज द सितार वेरी वेल, राधा हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया मेन वर्ब, और प्लेज वॉट, द सितार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उठा लो ऑब्जेक्ट को पैसिव, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है ना। तो द सितार उठा लो, द सितार जो है सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, है ना। अब देखिए द सितार इज, तो यहाँ पर देखो लिखा द सितार इज बीइंग, इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव बना दिया, जो कि गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव इंडेफिनिट में ही रहता है, टेंस नहीं बदलता है। राधा हैज़ बीन, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, वो भी नहीं होगा, है ना। हैज़ बीन प्लेइंग, इन्होंने तो पैसिव बनाया ही नहीं और टाइम के साथ बना दिया, गलत है एक्टिव में। राधा इज़ प्लेइंग, इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दिया, सब का सब गलत है, क्योंकि इज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है राधा, सॉरी द सितार इज़ प्लेड बाई, सॉरी द सितार इज़ प्लेड वेरी वेल बाई राधा, या इसे ऐसे भी बोल सकते थे, द सितार इज़ प्लेड बाई राधा वेरी वेल, कई भी ना, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सेंटेंस दे रखा है। लिखा है द मिसक्रिएंट्स, व्हाट डू मीन बाय मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स मीन्स होता है क्रिमिनल्स, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल्स जो गुनाह करते हैं, गुनहगार जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, है ना, तो उसे बोलते हैं मिसक्रिएंट्स। कल्प्रिट बोल सकते हो आप, क्रिमिनल बोल सकते हो आप, ऑफेंडर बोल सकते हो, विलन बोल सकते हो। तो मिसक्रिएंट के कई सारे सिनोनिम हैं, ऑफेंडर है, विलन है, कल्प्रिट है, क्रिमिनल है। तो द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड, ध्यान दीजिएगा, पैसिव इसमें दे रखा है। मिसक्रिएंट्स यानी जो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है ना। द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग, किसी दूसरी बिल्डिंग में, दैट सेम इवनिंग, उस शाम को, है ना, उसी शाम को। एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी बाय द पुलिस। वॉज कीपिंग होगा या वॉज केप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस दे रखा है मिसक्रिएंट्स, तो इन्हीं को रखा गया होगा, तो ये हमारे इस वर्ब के नॉन डूअर हुए। जब इस वर्ब के ये नॉन डूअर है तो इसको पैसिव में भी रखना पड़ेगा, और आपको पता है वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। अच्छा, वॉज रखेंगे या वर रखेंगे भैया, तो वॉज नहीं रखेंगे, यहाँ पर वर रखेंगे। क्यों वर रखेंगे, क्योंकि मिसक्रिएंट्स एक नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए यहाँ पर वर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या होगी, केप्ट हो जाएगी। तो वर केप्ट किस में है, देख लीजिए, है ना, ऑप्शन नंबर 2 में है, बहुत ही आसान है। तो द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वर केप्ट इन स्टडी, सॉरी, और वर केप्ट इन कस्टडी, है ना, बाय द पुलिस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना सेंटेंस एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है। लिखा द टीचर एंड हर स्टूडेंट वॉज एंगेज्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एंड कंजंक्शन लगा है, और इसके पहले S1 यानी सब्जेक्ट 1, और इसके बाद भी S2 यानी सब्जेक्ट 2। जब S1 यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कंजंक्शन एंड के साथ जुड़े होते हैं तो फिर हमारे उस सब्जेक्ट कंसीडर कैसे किए जाते हैं, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, है ना, वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। द टीचर एक सब्जेक्ट हो गया और हर स्टूडेंट दूसरा सब्जेक्ट हो गए। ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हैं, तो ये पूरी के पूरे जो सब्जेक्ट हो गया हमारा वो प्लूरल हो गया। अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर वॉज ना होकर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, है ना, क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो द टीचर, है ना, द टीचर एंड हर स्टूडेंट, यहाँ पर एंड कंजंक्शन के साथ है, फिर वॉज ना होकर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो वर इंगेज्ड, है ना, वर इंगेज्ड। तो किस में एरर है, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में एरर है, वॉज इंगेज ना होकर क्या हो जाएगा, वर इंगेज्ड हो जाएगा। समझिएगा, दो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड्स, आर या फिर आर माई फ्रेंड्स, तो बोलेंगे आप आर माई फ्रेंड्स, है ना, माई फ्रेंड्स बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, माई फ्रेंड्स। तो जैसे मैं बोला, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने कहा राम एंड श्याम इज़ या फिर आर, आप बताएंगे, आर माई फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, FRIENDS, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर आर होगा, क्यों, क्योंकि राम और श्याम दो लोग हैं, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, तो दोनों मेरे फ्रेंड्स में इंग्लिश में दो के लिए प्लूरल हो जाता है, इसलिए आर लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आंसर बड़ा ही आसान है, ये क्वेश्चन जो बड़ा ही आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज की जगह पर वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है सेंटेंस फिलर। सविता वॉज क्राइंग, सविता चिल्ला रही थी, रो रही थी, है ना, सविता रो रही थी। एज शी फेल्ट, कंजंक्शन ऑफ रीजन देखा है, एज शी फेल्ट दैट हर वर्ड हैड फॉलन अपार्ट,
ऐसा उसे लगा कि उसका संसार, उसकी दुनिया ही लुट गई, उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई, है ना। ड्यू टू द एक्सीडेंट, भाई कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो गया, सविता के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको ऐसा लगा कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, है ना। उसको कुछ ऐसा भयंकर एक्सीडेंट उसके साथ हो गया, कोई मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई उसे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसको लगा, उसको महसूस हुआ कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो ये सेंटेंस कह रहा है सविता वॉज क्राइंग। तो फिर इस केस में सविता कैसे रो रही होगी, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही माइल्डली रो रही होगी, बहुत ही हल्के रूप में रो रही होगी, बिटरली रो रही होगी, डेफिनेटली निश्चित रूप से रो रही होगी, हार्डली मुश्किल से रो रही होगी। अब देखिए मुश्किल से तो नहीं रो रही होगी, क्योंकि रो तो रही होगी क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको ऐसा महसूस भी हुआ कि उसका जैसे दुनिया है उसकी लुट गई। तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट जो है बहुत ही तगड़ा हुआ है ना, बहुत ही डेंजरस हुआ है। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से रो रही होगी, ऐसा भी कोई खास मीनिंग नहीं है। बिटरली रो रही होगी, ध्यान दीजिए, बिटरली का मतलब है बहुत तगड़े तरीके से, है ना, मतलब चिल्ला चिल्ला कर जिसे बोलते हैं, अत्यधिक टेरेबली जिसे बोलते हो आप, है ना, उसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस आंसर हो जाएगा। माइल्डली का मतलब होता है बहुत ही स्लाइटली, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, हल्का सा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई मीनिंग नहीं आ रही है। बिटरली का मतलब होता है अत्यधिक, है ना, तीव्र जिसे बोलते हैं, टेरेबली जिसे बोलते हैं, है ना, बहुत ही बुरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना, बिटरली बहुत ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है और वो ऐसा महसूस की उसने कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई उस एक्सीडेंट की वजह से। ड्यू टू लिखा है ना, तो उस एक्सीडेंट की वजह से। डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चित रूप से, हार्डली मीन्स होता है बमुश्किल, है ना। तो ये कोई भी आंसर नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है सिनोनिम। यहाँ पर सिनोनिम किसका, फैसिनेशन का। फैसिनेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपको आकर्षण करे, है ना, आपको सम्मोहित करे, उसे बोलते हैं फैसिनेशन। क्या हो जाएगा, द पावर टू फैसिनेट समबडी, है ना। फैसिनेशन का मतलब होता है द पावर टू फैसिनेट समबडी, द पावर टू फैसिनेट somebody, है ना, somebody एस बी, द पावर टू फैसिनेट somebody, उसे क्या बोलेंगे, फैसिनेशन बोलेंगे। सम्मोहन होना, है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, आकर्षण होना, आकर्षित होना उस टाइप से। तो इसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है। फैसिनेशन के सिनोनिम हो सकते हैं अट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन बहुत ही लोकल वर्ड है, अट्रैक्शन इसका सिनोनिम हो सकता है। अपील भी इसका सिनोनिम हो सकता है ना, अपील भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैग्नेटिज्म आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैप्टिवेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, कैप्टिवेशन, CAPTIVATION, कैप्टिवेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। करिश्मा आपने वर्ड सुन रखा होगा, CHARISMA, करिश्मा, वही करिश्मा कपूर वाली करिश्मा, है ना, ध्यान दीजिएगा। एल्योरमेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेसिकली वही सिनोनिम मैं बता रहा हूँ, वही वर्ड बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। एल्योरमेंट हो गया, इंचैंटेड हो गया, आपने सुना होगा, या इंचैंटमेंट हो गया, है ना, इंचैंटमेंट, क्योंकि नाउन बनाना है हमें, है ना, तो इंचैंटमेंट, इंचैंटमेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर। इन रैविशिंग आपने वर्ड सुन रखा होगा, इन रैविशिंग, है ना, इन रैविशिंग, या फिर इन रैविशमेंट, इन रैविशमेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स मैंने बता दिए, ऐसे सिनोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपील इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ फैसिनेशन। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, हैप्पीनेस खुशी होती है, डिसलाइक नफरत होता है, जिसे लोध बोलते हैं ना, जिसे डिसलाइक बोलते हैं, डिटेस्ट बोलते हैं, लोध बोलते हैं, एबोमिनेट बोलते हैं, एभर बोलते हैं, डिस्पाइज बोलते हैं, है ना। डिस्पाइज अच्छा वर्ड है, अच्छा मतलब ये है तो नेगेटिव, बट मीनिंग कई बार पूछी गई है डिस्पाइज, है ना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, नफरत करना, डिसलाइक करना, एभर करना, डिटेस्ट करना, है ना, लोध करना, एबोमिनेट करना। एबोमिनेट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट करना, है ना, नफरत करना इसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमें अगेन फाइंड करना है सिनोनिम। बोनहोमी का मतलब होता है बहुत ही दोस्ती भरी, है ना, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही गजब का तालमेल होना, उसे बोलते हैं बोनहोमी। कई बार पूछा गया है, वर्ड याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोनहोमी का मतलब होता है ना गजब का तालमेल होना, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में गजब का तालमेल होना, उसे बोलते हैं बोनहोमी, है ना। फीलिंग ऑफ फ्रेंडनेस, है ना, जैसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ FRIENDLINESS, है ना,
तो बहुत ही गजब का तालमेल होना उसे बोलते हैं बॉनहोमी। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। कैमराडरी आपने वर्ड सुन रखा होगा। कैमराडरी की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, आप जरा बताइएगा क्या होती है। कैमराडरी की स्पेलिंग CAMARA, ध्यान से देखिएगा, ARADERIE होता है, याद रखिएगा, कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी गई है। CAMARADERIE, है ना, कैमराडरी बोलते हैं इसे। कैमराडरी मतलब कि बहुत ही मैत्रीपूर्ण, है ना, बहुत ही दोस्ताना भरा, है ना, बहुत ही ना गजब का तालमेल होना, उसे बोलते हैं कैमराडरी, है ना। कंपेनियनशिप बोल सकते हो आप इसे, कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप हो जाएगा इसका। एफेबिलिटी मैंने अभी कल ही बताया था कि एफ जो है वो हमारा रूट वर्ड है किसका, दोस्ती का। एफेबल्स इसी से बना है, एफेबिलिटी इसी से बना है ना। अफेक्शनेट, अफेक्शन इसी से बना है, तो एफेबिलिटी हो जाएगा, एफेबिलिटी। एफेबिलिटी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी आप सिनोनिम लिख सकते हैं। जीनियलिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा, जीनियलिटी, जीनियलिटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, जीनियलिटी होगा। आपने एमिएबिलिटी सुन रखा होगा, एमिएबिलिटी हो गया। आपने जॉलिटी सुन रखा होगा वर्ड, GOLLITY, जॉलिटी वर्ड आपने सुन रखा होगा। आपने एमिटी वर्ड सुन रखा होगा, एमिटी हो गया। आपने कॉर्डियलिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा। ये सारे के सारे सिनोनिम है किसके, बॉनहोमी के। याद रखिएगा बॉनहोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। कंपेनियनशिप इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ बॉनहोमी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इरिटेशन समझते हो क्या होता है, बहुत ही जो ना आपको जलन करे, जो एनॉइंग करे, जो आपको है ना इन्फ्यूरिएट करे, उसे इरिटेशन बोलते हैं ना। फिकलनेस मतलब होता है बहुत ही चंचल टाइप का, बहुत ही वोलाटाइल ना, जिसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी हो, बहुत ज़्यादा चंचलनेस हो, है ना, फिकलनेस उसे बोलते हैं। डिसीट मीन्स धोखा होता है, जैसे बोलते हैं डिसेप्शन बोल सकते हो आप, चीटिंग बोल सकते हो, उसे डिसीट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन हमारा पैरा जंबल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है येट फ्यू पीपल, फिर भी फ्यू पीपल, है ना, येट फ्यू पीपल यानी फिर भी, तो इसका मतलब इससे तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, जो ए से स्टार्ट हो रहा खत्म कर दीजिए। एज अ प्रिवेंशन दे रिकमेंडेड, दे प्रोनाउन आया है तो किसके लिए, अगर कोई नाउन है तो फिर वही पहले आएगा, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा। बी को रिजर्व करते हैं, सी से पढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव, अब देखो साइंटिस्ट हैव यानी साइंटिस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनकी बातों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड किया यानी घोषणा किया, दैट कोविड-19 इज़ हेयर टू स्टे, उन्होंने ये घोषणा की है। तो सी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज, सी इनिशिएट करेगा, तो ए से ख़त्म, बी से ख़त्म, सी से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट कोविड-19 इज़ हेयर टू स्टे। अब सी के बाद ए आएगा, सी के बाद बी आएगा, ध्यान दीजिएगा क्यों। एज अ प्रिवेंशन दे रिकमेंडेड द फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, है ना, प्रिवेंशन के तौर पर उन्होंने क्या रिकमेंड किया। ये दे या जो आया है वो एक्चुअल में साइंटिस्ट का आया है, सी के बाद बी आएगा, है ना। तो दे रिकमेंड द फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, लगभग तकरीबन 20 सेकेंड्स तक आप लगातार आप हाथ को धुलें, है ना, तब उससे आप ये प्रिवेंशन हो सकता है कोविड-19 से, ये बात कही जा रही है। तो सी के बाद बी लगाइए, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं डी में। दिस एडवाइस इज़, बिल्कुल यही एडवाइस यहाँ पर ना, जो एडवाइस उन्होंने दिया है कि आप लगातार 20 सेकंड तक आप हाथ को धोइए, और यही एडवाइस की बात की जा रही है। दिस एडवाइस इज़ प्रैक्टिकल, और ये एडवाइस प्रैक्टिकल है, एंड ईजी टू फॉलो एज सोप इज़ कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है। और ये जो एडवाइस है, जो सलाह है, बहुत ही आसान है इसे फॉलो करना, और क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो सॉप है, साबुन है, वो आसानी से हर जगह अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है कंज्यूमर के लिए, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिवेंट करने का कोविड-19 से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी के बाद बी और बी के बाद डी आएगा। फिर लिखा है ए, येट फ्यू पीपल, लेकिन फिर भी कुछ लोग, फ्यू पीपल, ध्यान दीजिएगा, एट फ्यू पीपल नो, जानते हैं द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेकिंग सोप, इस ये फिर भी है ना, बहुत है ना, फ्यू पीपल ना के बराबर लोग जानते हैं लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेकिंग सोप। सो क्या हो जाएगा, सी बी डी ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा। लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, लिखा है नॉट एक्टिव, एक्टिव लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, जो मतलब एक्टिव ना हो या फिर बढ़ ना रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, इनविजिबल, जो अदृश्य हो जाए, क्या उसे इनविजिबल बोलते हैं, या फिर डॉर्मेंट बोलते हैं।
या इनएनिमेट बोलते हैं या डुप्लीकेट बोलते हैं। बाकी तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर डोरमेंट है, क्योंकि डोरमेंट मीन्स जो चीज़ होती है ना, डोरमेंट वल्केनो आपने सुना रखा होगा। निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय मतलब कि जो एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है वो डेड नहीं है, वो एक्टिव नहीं है ना, कई सालों से या कई दिनों से निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं है, तो नॉट एक्टिव को उसे डोरमेंट बोलते हैं, निष्क्रिय होना। इनविजिबल जो आप अदृश्य हो जाए, जैसे जो ना कोई चीज़ अदृश्य हो जाए, जैसे चमत्कार मूवी में अनिल कपूर अदृश्य हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था, उस टाइप से। चमत्कार है कोई और है, किसी मूवी में अनिल कपूर का ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसमें वो इनविजिबल हो जाता था, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है ना। तो इनविजिबल हो जाएगा। इम्परसेप्टिबल बोल सकते, जैसे अनसीन बोल सकते हो, इनविजिबल है ना। इम्परसेप्टिबल लिख देता हूँ मैं, इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल है ना, जो इनविजिबल हो, जो अनसीन हो, अदृश्य हो, उसे बोलते हैं। इनएनिमेट जैसे जो चीज़ डेड हो, है ना, ध्यान दीजिएगा। इनएनिमेट मतलब लाइफलेस, लाइफलेस यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, लाइफलेस की बात नहीं है यहाँ पर। सिंपल और सिंपल बात की जा रही है कि एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। लाइफ डेड की बात नहीं की, अगर डेड की बात करता तो इनएनिमेट लगाते हैं ना, क्योंकि एनिमेट मतलब होता है सजीव और इनएनिमेट मतलब निर्जीव, है ना। डेड, डिफंक्ट जिसे बोलते हो, डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट मतलब जो फंक्शन में ना हो, फंक्ट के पहले डिफंक्ट लिखा है, तो डिफंक्ट जो फंक्शन में ना हो, निर्जीव हो, इनएनिमेट हो। डुप्लीकेट जानते हो, है ना, कॉपी जिसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है हमें एंटोनिम। किसका एंटोनिम? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन की स्थिति होना, है ना। जैसे कि तराजू नहीं होता है जो, तो वो इक्विलिब्रियम स्थिति में रखा जाता है ना, संतुलन की स्थिति में हो, इक्विलिब्रियम हो, संतुलन की स्थिति। अ स्टेट ऑफ बैलेंस जिसे बोलते हैं, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस बोलते हैं ना, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, है ना। तो बहुत ही एकदम इक्विलिब्रियम हो, बहुत ही संतुलन की स्थिति में हो, है ना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस, है ना। सिमेट्री भी इसका सिनोनिम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, सिमेट्री, एक जैसा टाइप का, है ना, इस टाइप से। इक्विपोज कई बार पूछा गया है ना, इक्विपोज, है ना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। पैरिटी भी हो जाएगा। तो इसका हमें एंटोनिम फाइंड करना था, यानी बैलेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अधियरेंस का मतलब होता है जुड़े रहना, है ना, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए प्रपोजिशन टू लगाते हैं अधियरेंस के साथ, अधियर टू बोलते हैं ना इसी। तो उसके लिए मतलब होता है किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, अधियरेंस करना, है ना। इसके लिए एक और वर्ड आता है अबाइडेंस, ABIDANC, और इसी अबाइडेंस से बना है अबाइड बाई, है ना, रूल को फॉलो करना। तो अबाइडेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पर N और C, यहाँ पर C आएगा, है ना, C यहाँ पर C और E है, तो अबाइडेंस बोल सकते हैं। कन्फॉर्मिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा, कन्फॉर्मिटी, CONFOR वाला, है ना, FORMITY, कन्फॉर्मिटी। क्योंकि एक होता है FIR, वो कन्फर्म होता है, सुनिश्चित करना, और FOR वाला होता है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। इसके साथ भी प्रिपोजिशन टू आता है, कन्फर्म टू, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी जानते हो, स्थिरता जिसे बोलते हैं। फर्मनेस, सॉलिडिटी बोल सकते हैं ना आप, फर्मनेस बोल सकते हैं, सॉलिडिटी बोल सकते हैं आप, सॉलिडिटी, फर्मिनेस बोल सकते हैं। फर्म मीन्स होता है ना मजबूत, फर्मिनेस, फर्मिनेस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएगा। इम्बैलेंस इसका आंसर हो जाएगा। कूलनेस जानते ही हो ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है ईडियम। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। नो इनसाइड आउट, ये ईडियम मैंने 1000 बार क्लास में बोला होगा। आई नो यू इनसाइड आउट, कई बार बोला था ना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इस टाइप से। टू नो समथिंग thoroughly, है ना, किसी को बहुत ही गहन रूप से जानना, बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जानना, उसको बोलते हैं आई नो यू इनसाइड आउट, इस टाइप से। तो नो, टू नो इनसाइड आउट का मतलब होता है इनसाइड अंदर, आउट मीन्स बाहर, तो अंदर बाहर, यानी कि टू नो कम्प्लीटली अबाउट समबडी या समथिंग, उसे बोलेंगे नो इनसाइड आउट। सो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान है, तो 12 नंबर का, है ना, कई बार मैंने क्लास में अक्सर बोलता रहता हूँ। टू नो समथिंग कम्प्लीटली उसे बोलेंगे टू नो, सॉरी, नो इनसाइड आउट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। टू ऑलवेज नो अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक, ये भी नहीं मीनिंग है। टू नो अ लिटिल, थोड़ा बहुत, ये भी नहीं है ना। टू नो एवरीथिंग बाय रोट मेमोरी, ये भी नहीं है। सो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटोनिम किसका, वी विल्डर का। वी विल्डर का मतलब होता है चकरा देना, है ना, बिल्कुल एकदम आपको ना चकमा दे देना, चकित कर देना, है ना, इस टाइप से, संकोच में ला देना, भ्रमित कर देना, उसे वी विल्डर बोलते हैं। ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, याद रखिएगा, है ना, क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। तो वी विल्डर का मतलब क्या होता है, बहुत ही भ्रमित कर देना आपको यहाँ पर, है ना, जो उसे वी विल्डर बोलते हैं। इसका सिनोनिम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो बैफल वर्ड आपने सुन रखा होगा, है ना, बैफल, BAFFLE, बैफल हो जाएगा। बिम्यूज आपने वर्ड सुन रखा होगा। जो वर्ड आपको पता है उसे ना लिखिएगा, जो नहीं पता है उसे ज़रूर लिख लीजिएगा, और जो पता है तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। परप्लेक्स आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, परप्लेक्स, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने कन्फाउंड वर्ड सुन रखा होगा, कन्फाउंड, है ना, कन्फाउंड हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने फ्लोमॉक्स वर्ड सुन रखा होगा, फ्लोमॉक्स, फ्लोमॉक्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने पजल वर्ड तो सुन ही रखा होगा, है ना, पजल बहुत ही लोकल वर्ड है, पजल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने मिस्टीफाई, इसका सिनोनिम हो जाएगा, मिस्टीफाई, है ना, मिस्टीफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। बैम्बूजल आपने वर्ड सुन रखा होगा, बैम्बूजल, है ना, ये जेड है, बैम्बूजल। बीफडल आपने वर्ड सुन रखा होगा, बीफडल। ये इसके बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए वी विल्डर का, है ना। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। जो चीज़ बहुत ही चकित आपको कर दे, चकमा दे दे, है ना, बहुत ही भ्रम में डाल दे, बहुत ही असमंजस में डाल दे, वो वी विल्डर होती है आपके लिए। तो अब कंफ्यूज कर दे, कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेरिफाई भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा दूर का सिनोनिम हो जाएगा। टेरिफाई बेसिकली होता है डराने वाला, है ना, डरपोक, डराने वाला। पेट्रीफाई जैसे बोलते हैं, वीकन, कमज़ोर कर देना। तो ये मोर ओवर एक टाइप के मीनिंग दे रहे हैं आपको, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनलाइटन। इनलाइटन मतलब कि जो आपको स्पष्ट करे, जो मार्ग दिखाए सही स्पष्ट रूप से, इनलाइटन करना ना, लाइटनिंग कर देना जिसे, है ना, तो उसे बोलते हैं इनलाइटन। सो वी विल्डर का अपोजिट है इनलाइटन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है एरर। वन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, है ना, बात की जा रही है पास्ट की। वन आई वॉज एट स्कूल आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटोर। मैंने ये पाया कि जो मेरी क्लास टीचर हैं वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छी मेंटोर हैं। ऐसी ऑलवेज़ हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड, क्योंकि उसके पास हमेशा टाइम रहता था बातें मतलब सुनने के लिए और गाइड करने के लिए। तो ये मैं पाया कि जो बचपन में जब मैं स्कूल में था तो मैंने पाया कि जो मेरी क्लास टीचर है वो सबसे बेहतर मेंटोर हैं, क्योंकि उनके पास टाइम रहता था बातें सुनने के लिए और उनको गाइड करने के लिए। तो ये बातें हैं। अब इसमें किस पार्ट में एरर है जरा देखिए। तो हमें यहाँ पर देख पता चल रहा है कि जैसे सेंटेंस मैंने पढ़ा, व्हेन आई वॉज, पास्ट की बात कर रहा है ना, फिर लिखा आई फाउंड। इन दो बातों से हमें पता चला कि ये सेंटेंस बात की जा रही है पास्ट की। तो व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटोर एज सी ऑलवेज हैव टाइम ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी पास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको पास्ट ही बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एज सी ऑलवेज हैव टाइम की जगह पर आपको क्या देना पड़ेगा, हैड टाइम बनाना। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटोर एज शी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन एंड गाइड। यहाँ पर एक और रूल काम कर रहा है, अभी मैंने क्लास में जस्ट पढ़ाया है और फिनिश हुई है, कि जब दो इन्फिनिटिव को कंजंक्शन एंड के साथ जोड़ा जाता है तो पहली वाली इन्फिनिटिव के साथ 2+V1 लगाया जाता है और बाद वाली के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाया जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर ये रूल अभी मैंने पढ़ा है, जस्ट अभी क्लास में एंड हुआ है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है टू लिसन, यहाँ पर टू गाइड अगर लिखा होता तो गलत हो जाता, टू लिसन एंड टू गाइड तो गलत हो जाता। तो पहले वाले के पहले इन्फिनिटिव लगा दिया और इसके बाद वो बेयर इन्फिनिटिव है, ये रूल मैंने पढ़ाया है ना, तो क्लास में आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो और कोई रूल लग रहा है क्या, देखते हैं। When I was at school, I found my class teacher to be the best mentor as she always had time, यहाँ पर हो जाएगा to listen and guide। to listen and to guide होता तो गलत हो जाता, क्योंकि पहली इन्फिनिटिव रहेगी, दूसरी हमारी बेयर इन्फिनिटिव रहेगी कंजंक्शन एंड के साथ जोड़ने से, कंजंक्शन एंड और देन इसके साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है फिलर की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है द माइग्रेंट क्राइसिस। माइग्रेंट क्राइसिस का मतलब क्या है, प्रवासी संकट जो है ना, द माइग्रेंट क्राइसिस, है ना,
प्रवासी संकट मतलब कि जब जो लोग प्लान करते हैं काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह, उसे बोलते हैं माइग्रेंट, है ना, कभी कभी एक देश से दूसरे देश में, तो उस टाइप से। तो माइग्रेंट क्राइसिस की बात की जा रही है, जो प्रवासी संकट है उसकी बात की जा रही है। द माइग्रेंट क्राइसिस लेड, है ना, लीड की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, लेड सेवरल स्टेट्स टू डैश, ध्यान दीजिएगा, लेड सेवरल स्टेट्स टू डैश एग्जिस्टिंग, मौजूदा जो हैं, जो है ना मौजूदा हैं लेबर लॉज, है ना, जो मौजूदा लेबर लॉज हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। अब ज़रा देखिएगा मीनिंग क्या निकल के आ रही है, लॉ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अमेंड होगा, संशोधन होगा, इनिशिएट स्टार्ट होगा, अबेंडन त्याग दिए जाएंगे, या इंट्रोड्यूस, या क्या बोलते हैं उनकी इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, उनको लाया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में। एग्जिस्टिंग लॉ में हम अगर कुछ करेंगे तो अमेंड ही करेंगे, संशोधन ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लॉ पहले से बना है तो उसमें हम संशोधन करेंगे, लाएंगे थोड़ो ना, है ना, इनिशिएट थोड़ो ना करेंगे, या त्याग भी नहीं देंगे, संशोधन करेंगे। और संशोधन की इंग्लिश यहाँ पर क्या है, अमेंड होती है। अमेंड यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर इसी का नाउन अमेंडमेंट बनता है, याद रखिएगा, है ना। तो अमेंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है, क्या कोई इंप्रूवमेंट है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। लिखा है द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, बेसिकली इसे एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं ना, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स, क्या चाहती हैं भाई, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, सॉरी इसे जो मैंने पढ़ा था पहले, इसे पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, और जब ये नाउन बनेगा तो उसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट, है ना। और इसका जो वर्ब है तो सॉरी यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, है ना, करती हुई। जो इंडस्ट्री जो है ना, जो एडवर्टाइज करती हैं उसे ना, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स दी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव, हमको ये मतलब हम ही से ये ऐसा उम्मीद करती हैं, चाहती हैं कि बिलीव करें, माने, क्या माने, दैट बाई मोर स्टफ़ विल मेक अस हैप्पियर, कि हम ज़्यादा स्टफ़ खरीदेंगे तो हमें हैप्पी बनाएंगी, है ना, या हम हैप्पी हो जाएंगे। अगर हम ये ना बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये ऐसा चाहती हैं कि हम अगर हम कोई भी ज़्यादा प्रोडक्ट अगर ख़रीदें तो हम उनसे खुशी मिलेगी हमको, ये बातें कहना चाह रहे हैं। तो द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव, है ना, हमसे वो उम्मीद करते हैं कि ये आप इसमें विश्वास करें कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट, दैट दे रखा है यहाँ पर, कंजंक्शन लगा है। अब आपको पता है दैट कंजंक्शन जब होता है तो उसके साथ क्लॉज आती है। क्लॉज क्या होती है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब ज़रा समझिएगा यहाँ पर दैट अगर यहाँ पर कंजंक्शन है तो इसके साथ क्लॉज आएगी। और यहाँ पर लिखा है बाई, बाई जो कि यहाँ पर वर्ब है, अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनने का काम करती है तो वो सिर्फ दो ही केस में बन सकती है, नॉन फाइनाइट कैटेगरी में। नॉन फाइनाइट कैटेगरी में कौन कौन से केस में, या तो वो 2+V1 होगी, या फिर वर्ब वो ING फॉर्म, वर्ब ING फॉर्म कब, यानी कि ये वो या तो जीरंड होगी। अब इन्हीं में से तो कोई बन सकती, ध्यान दीजिएगा, तो 2+V1 या तो फिर जीरंड होगी। वर्ब की कोई भी वर्ब है अगर हम उसे नाउन बनाएंगे, उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो फिर नॉन फाइनाइट कैटेगरी की ही होती है, 2+V1 या फिर वर्ब ING। तो यहाँ पर या तो 2+V1 लगाएंगे, है ना, क्या लिखेंगे, दैट टू बाई मोर स्टफ़, या फिर लिखेंगे बाइंग मोर स्टफ़। बस देखिए कितना आसान है, मिल गया आपको। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ पर ये बातें। तो यहाँ पर लिखा है दैट बाइंग मोर, है ना, दैट बाइंग, बाइंग देखो यहाँ पर आ गया, है ना, तो ये जीरंड फॉर्म में आ गया, सब्जेक्ट बन रहा है ना, बाइंग मोर। दैट बाइज मोर ये गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट जो लिखा है वो गलत है ही है। दैट बॉट मोर यहाँ पर इन्होंने पास्ट बना दिया जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अच्छे से समझ में आया उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम की मीनिंग बात करनी है हमें। हार्ड नट टू क्रैक, हज़ारों लाखों बार ये वर्ड ईडियम पूछा गया है और बताया गया क्लास में, तो अनगिनत बार। बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब नट ना बहुत ही मुश्किल है उसे क्रैक करना, यानी कि कोई ऐसा काम जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो करने के लिए, उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। अ डिफ़िकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम, है ना, टू बी सॉल्व्ड, जो भी करना है उसे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है, इस पर टाइम से बहुत स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही लोकल है। 18 नंबर देखते हैं।
18 नंबर में फाइंड करना है, 1 मिनट लगेगा थोड़ा सा। 18 में फाइंड करना है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और देखना है कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। ट्रेडिशन बहुत ही आसान तरीके से स्पेल्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशन, है ना। तो बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। एप्लीकेशन लिखते ही देखते समझिए गलत है ना। दिखने में ही लग रहा है कितना आसान वर्ड दे दिया गया। एप्लीकेशन की स्पेलिंग क्या होती है? APPLICATION, है ना, ये होता है, सभी को पता होगा ये बात। कॉम्प्लीशन, है ना, कॉम्प्लीशन ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही से लिखा है, कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीशन, है ना। प्रमोशन बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर में थी, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सेलेक्ट अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लिखा है नॉन कॉमिटल, फ्लैप्ड। फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना, है ना। फ्लैप्ड मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना जैसे बोलते हैं। एजिटेट करना, फ्लटर करना, वैगल करना, ये फ्लैप्ड होता है। तो बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है फ्लैप्ड, है ना, बिल्कुल सही से। FP होता है, ध्यान दीजिएगा। अकोमोडेट कई बार पूछा गया है और इसमें CCM होता है, याद रखिएगा। CCM होता है अकोमोडेट, इस टाइप से, है ना। तो अकोमोडेट कई बार पूछा गया है और बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। रिफर्ड भी बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है। तो ये जो एरर है उस किस में है? वो नॉन कॉमिटल में है, ध्यान दीजिएगा। नॉन कॉमिटल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कॉमिटल की स्पेलिंग कमिट से कैसे बनी है? कमिट से बताइएगा। तो नॉन कॉमिटल याद कैसे रखेंगे? कमिट से याद रखेंगे। तो नॉन लिखेंगे पहले, और नॉन कॉमिटल, कॉमिटल में क्या होता है? COMMITTAL होता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। नॉन कॉमिटल की मीनिंग क्या होती है बेसिकली? नॉन कॉमिटल का मतलब होता है जब कोई आप क्लियर रिस्पॉन्स ना दो, कोई क्लियर इंडिकेशन ना दो, मतलब ये ना पता चल पाए कि आप किसके पक्ष में हो, किसी के पक्ष में ना, ऐसा कोई सेंस ना निकल के आए, तो उसे नॉन कॉमिटल बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। नॉन कॉमिटल स्पेलिंग याद रखेंगे, COMMITTAL, नॉन कॉमिटल। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं, 20 देख लेते हैं। 20 नंबर फाइंड करना हमें, यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। लिखा है मैडम प्लीज़ वॉच दिस प्रोग्राम ऑन और फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब कि जो लोकल सॉन्ग होते हैं, जैसे लोकगीत बोलते हैं, उस टाइप से। सेज सीतब, है ना, सीतब ने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? प्रेजेंट में है, तो कोई टेंस नहीं बदलेगा। तो सेज का ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा? सेज ही रहेगा। सेज, अब देखो यहाँ पर मैडम प्लीज़ लिखा है तो रिक्वेस्ट वाला आ जाएगा। सीतब रिक्वेस्ट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैडम टू वॉच दैट प्रोग्राम ऑन देयर फोक सॉन्ग, बिल्कुल सही है। बाकी कोई सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सेट नहीं करेंगे क्योंकि भैया सेज है, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सेज लिखा है, मैडम इज़ वॉचिंग कंटिन्यूस बना दिया है, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करेंगे। सी तब आस्क, अच्छा सेज का आस्क बना दिया, नहीं आस्क नहीं लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है तो आस्क कहाँ से आ गया यहाँ पर? इंट्रोगेटिव थोड़ा ना है ना। तो ये भी हमारा गलत हो गया। आगे सारा तो गलत है ही है, बट उससे पहले भी गलत हो गया। तो अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन अगर ऐसे देते, सीतब रिक्वेस्टेड मैडम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा देते, तो मुझे लगता है तब बच्चे ज़्यादा, या तब जो कैंडिडेट हैं ज़्यादा कंफ्यूज होते। बट रिक्वेस्टेड हम करते नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो टेंस बदलता नहीं है। इसमें प्लीज़ वॉच हमारे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट वाला ही ऑप्शन सही होता। अगर रिक्वेस्टेड दे रखा होता तो 1 सेकेंड के लिए आप थोड़ा उस पर टाइम लगाते ज़रूर, है ना, तो वो बेहतर ऑप्शन हो सकता था, बट नहीं है। चलिए आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्लोज टेस्ट है। करने के तरीके मैंने बता दिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। लिखा है एन एपेटाइजिंग एंड न्यूट्रिशियस, है ना। एपेटाइजिंग मतलब भूख को बढ़ाने वाला, है ना। एन एपेटाइजिंग एंड न्यूट्रिशियस जो पोषक तत्वों से भरा हो। मील मीन्स होता है भोजन, है ना। एन एपेटाइजिंग एंड न्यूट्रिशियस मील इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, है ना, हमेशा रिकमेंड किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज वॉट वी ईट, जो हम खाते हैं। बिकॉज कि इसका रीज़न क्या है? जो हम खाते हैं। डैश आर सेंसेस, डैश आर सेंसेस, जो हम खाते हैं क्या करता है हमारे सेंसेस पर? क्रिएट्स करता है हमारे सेंसेस पर। इनेबल्स, हम किसी चीज़ को एबल बनाना, है ना, सक्षम बनाता है, या फिर प्रभाव डालता है, या फिर उसे हर्ट करता है ना। हर्ट मतलब नुकसान करता है, नहीं, नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, है ना, इस टाइप से। इनेबल किसी चीज़ को एबल भी नहीं करना होगा, ध्यान दीजिएगा। पैदा भी किसी चीज़ को उत्पन्न भी करना नहीं होता यहाँ पर। अफेक्ट्स डालता है, प्रभाव डालता है। अच्छा आगे अफेक्ट लिखा भी है, देखो यहाँ पर अफेक्ट वर्ब फॉर्म में है और ये इफेक्ट नाउन फॉर्म में है। ई वाला नाउन होता है और
ए वाला वर्ब होता है इन जनरल में, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ई वाला भी वर्ब हो जाता है, बट ए वाला वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभाव लाना, प्रभाव करना, है ना, इस टाइप से प्रभावित करना। तो देखिए पढ़ लेते हैं, लिखा है एन एपेटाइजिंग एंड न्यूट्रिशियस मील इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, हमेशा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बिकॉज दैट व्हाट वी ईट, बिकॉज वी व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं अफेक्ट्स आर सेंसेस, जो हम खाते हैं अफेक्ट्स आर सेंसेस, प्रभावित करता है हमारे सेंसेस को। बिल्कुल सही बात कही जा रही है यहाँ पर। फिर आगे लिखा भी है द इफेक्ट ऑफ फूड, भोजन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है ऑन आवर माइंड, हमारे दिमाग पर, बॉडी शरीर पर, एंड स्पिरिट हमारी आत्मा पर, हैड बीन द सेंटर, हैड बीन द सेंटर, है ना, सेंटर, सेंटर व्हाट, सेंटर डिस्कशन, हैड बीन द सेंटर डिस्कशन। देखते हैं किसमें क्या होगा, हैड बीन द सेंटर डिस्कशन मतलब यस, हैड बीन द सेंटर ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है ना, कितने चर्चा का केंद्र, चर्चा का केंद्र होना इस टाइप से, तो हैड बीन सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है, बड़ा आसान है, तो हैड बीन सेंटर ऑफ डिस्कशन। थोड़ा सा इसे जूम कम कर लेते हैं, यस, तो हैड बीन सेंटर ऑफ डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पर। इवन इन एंशियंट ग्रीस, है ना, इवन इन एंशियंट ग्रीस व्हेन पाइथागोरस आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ हेल्दी, जब पाइथागोरस ने आर्ग्यू बहस किया था अच्छे भोजन के फेवर में, अच्छे भोजन के फेवर में, हेल्दी, है ना, वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। आप ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर किस लिए फेवर किया होगा, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है व्हेन पाइथागोरस आर्ग्यूड, है ना, इन फेवर ऑफ अ हेल्दी वेजिटेरियन डाइस, ब्रेड रोटी के बारे में, न्यूट्रिशन पोषक के बारे में, डाइट के बारे में, भोजन के बारे में, नरिशमेंट के बारे में, नहीं डाइट के बारे में, भोजन के बारे में जब आर्ग्यू किया होगा, बिल्कुल बात कही जा रही है ना, लिखा है ना हेल्दी वेजिटेरियन डाइट ही तो होती है हेल्दी वेजिटेरियन, है ना, इस टाइप से भोजन ही तो होता है ना, खुराक तो होती है, उसे बोलते ना। तो व्हेन पाइथागोरस आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ हेल्दी वेजिटेरियन डाइट, दो यद्यपि एट द टाइम व्हेन द फिलोसफर लिव्ड, फिलोसफर की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर पाइथागोरस की बात की जा रही है ना, दो यद्यपि एट द टाइम, है ना, व्हेन द फिलोसफर लिव्ड, जब फिलोसफर रहते थे, है ना, इन अराउंड 500 BC, लगभग तकरीबन 500 BC भी, है ना, इस टाइप से बोल रहे हैं। द टर्म वेजिटेरियनिज्म, जो टर्म वेजिटेरियनिज्म है लिखा है, वॉज डैश हिज डाइट, केम टू बी नोन एज द पाइथागोरियन डाइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं तब कुछ पता चलता है, क्वेश्चन नंबर 24 में अब ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमें लिखा है दो यद्यपि एट द टाइम व्हेन द फिलोसफर लिव्ड, है ना, द टाइम व्हेन द फिलोसफर लिव्ड इन अराउंड 500 BC, द टर्म वेजिटेरियनिज्म वॉज डैश, अब बताओ क्या होगा, नॉलेजेबल होगा, जानने जाने वाला, जाना हुआ, जानते हुए, मतलब नोइंग जानते हुए, या अनजान था। चलिए जो वेजिटेरियनिज्म ये जो टर्म है, ये जाने मतलब जाना पहचाना था या अनजान था। वॉज हिज डाइट केम टू बी नोन एज द पाइथागोरियन डाइट, इसका मतलब ये जानी गई है इस नाम से, जो आर्ग्यू किए थे जिस चीज़ के फेवर में फिलोसोफर साहब ने या फिर पाइथागोरस साहब ने, उस केस में उस समय ये जो वेजिटेरियनिज्म वर्ड है ये अननोन था, और उनको क्या किस नाम से जाना गया, ये जाना गया है द पाइथागोरियन डाइट के नाम से जाना गया। तो ये अननोन होगा, जाहिर सी बात है ना, नोन नहीं होगा। अगर नोन होता तो फिर वेजिटेरियनिज्म फूड जाना जाता है ना, इस टाइप से जाता है, या फिर वेजिटेरियन फूड जाना जाता। लेकिन ये जो वेजिटेरियन वर्ड है, जो वेजिटेरियनिज्म वर्ड है, ये उस समय अननोन था, तो अननोन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं, द पाइथागोरियन डाइट, ही इज़ नोन, है ना, ही इज़ नोन, कौन, ही कौन, पाइथागोरस, है ना, ध्यान दीजिएगा, ही इज़ नोन, पाइथागोरस की बात की जा रही है, तो ही इज़ नोन, वो जाना जाते हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन ज्योमेट्री, बिल्कुल वो ज्योमेट्री में उनकी थ्योरी नहीं है पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री वाली, है ना, तो वो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाने जाते हैं इस टाइप से। तो ही इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन ज्योमेट्री, ध्यान दीजिएगा, प्रपोजिशन के साथ सब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन आता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, कई बार मैंने बोला भी है, और समझ ही लीजिएगा, यहाँ पर थ्योरी ऑन ज्योमेट्री लिखा है ना, इस टाइप से। तो सब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, ऑन आता है, ये बात याद रखिएगा।
तो इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन ज्योमेट्री बट फ्यू आर अवेयर, लेकिन बहुत ही ना के बराबर ये जानते हैं। अवेयर मीन्स जानना होना, यानी ज्ञान में होना, संज्ञान में होना। तो बहुत ही ना के बराबर, फ्यू लिखा है ना के बराबर, है ना। फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है ना, बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही कम ही लोग ये जानते हैं। बट फ्यू आर अवेयर ऑफ हिज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स होता है व्याप्त, गहरी, है ना, गहरा। जैसे बोलते हैं आई हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ समथिंग, जैसे मुझे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसे बोलते हैं प्रोफाउंड नॉलेज। तो ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही कम ही लोग जानते थे इस बात को लेकर। क्या जानते थे? इज़ प्रोफाउंड डैश ऑन फूड हैबिट्स। क्या होगा बताओ? डेवलपमेंट होगा या विजडम होगा या क्रिएशन होगा या ग्रेटनेस होगा? क्रिएशन मतलब उत्पत्ति, ग्रेटनेस मीन्स महानता, डेवलपमेंट्स मीन्स कोई भी डेवलपमेंट नहीं, विजडम होगी। जब विजडम मीन्स होती है बुद्धि या फिर विकास इस टाइप से, या फिर नॉलेज होना उस टाइप से। तो क्या हुआ यहाँ पर? यही तो बात कही जा रही है कि अक्सर हम यही जानते थे कि जो पाइथागोरस है वो सिर्फ हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही कम ही लोग जानते थे कि उनको बहुत ही प्रोफाउंड नॉलेज थी खाने को लेकर, भोजन को लेकर, ऑन फूड हैबिट्स को लेकर। सो विजडम हो जाएगा इसका आंसर। सो इसके साथ ही हमने एक और पेपर डिस्कस कर लिया। हम जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेपर भी ख़त्म होने के कगार पर आ रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, मन लगाकर, कॉन्फिडेंट रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं सर्वोत्तम अच्छा, सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं, और जो आपने पढ़ रखा है सबसे अच्छा पढ़ रखा है। आप उसी पर विश्वास करिएगा और उसी बेसिस पर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। डिमोरलाइज नहीं होइएगा, अच्छे से मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।